हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर। सो गाइज, जैसा कि आज आपका रेलवे ग्रुप डी का 28 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों कंप्लीट, जिसका मैं आपको यहां पर बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहां पर देख लेते हैं किस प्रकार के आज आपके 28 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा और साइड में आपको एक बेल आइकन यानी कि घंटे का निशान दिख रहा होगा, तो उसको जरूर प्रेस करके रख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, विच क्रिकेटर वाज अवॉर्डेड द पद्म श्री इन 2025, यानी 2025 में किस क्रिकेटर को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जहां पर इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। मैं आपको बता दूं 2025 में रविचंद्रन अश्विनी जो कि आपके यहां पर क्रिकेटर हैं और इन्हें पद्म श्री अवार्ड से यहां पर सम्मानित किया गया है। तो यहां पर ऑप्शन डी रविचंद्रन अश्विनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आगे की शिफ्ट में आपसे पूछा जाए वर्ष 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को यह पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो वर्ष 2025 में टोटल आपके 139 पर्सन को यहाँ पर पद्म पुरस्कार दिया गया है और इसमें आपके 7 व्यक्तियों को ये पद्म विभूषण दिया गया है, 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 113 व्यक्तियों को यहाँ पर पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, दिया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 7 जो पद्म विभूषण दिए गए हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर पूछा जाता है वर्ष 2025 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 23 महिलाओं को यहाँ पर पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा विदेशी एनआरआई पीआईओ ओसीआई कैटेगरी में पूछा जाए तो 10 लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। 13 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिए जा रहे हैं जो कि 2025 में दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको लर्न करते हुए चलना है। नेक्स्ट टाइप से आया था, वेयर वॉज द 51st G7 समिट हेल्ड, यानी कि 91वां G7 शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो 91वां G7 शिखर सम्मेलन ये कनाडा के कनास्किस्क अल्बर्टा में जो यहाँ पर 2025 में आयोजित किया गया था। तो कनाडा किस ऑप्शन में दिया गया था, ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 2025 के G7 का थीम पूछा जाए तो ये जो थीम था प्रोटेक्टिंग कम्युनिटीज, बिल्डिंग एनर्जी सिक्योरिटीज एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिंग द पार्टनरशिप ऑफ द फ्यूचर, ये इसका थीम रहा था। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइप से पूछा गया था, विच पैराशूटिंग कोच वाज अवॉर्डेड द द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी कि 2025 में किस पैराशूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पर इस प्रकार के चार ऑप्शन दिए गए थे। तो 2025 में जो यहाँ पर 24 के लिए आपका पैराशूटिंग कोच थे जिनका नाम क्या था, ये सुभाष राणा था और इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सुभाष राणा का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 2024 में कुल 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनमें से 3 कोचों को नियमित श्रेणी में यानी कि नियमित श्रेणी में दिया गया है और 2 लाइफ टाइम श्रेणी में यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार कोच वाइज दिया गया था। बात करें रेगुलर कैटेगरी में किसे किसे दिया गया है, सुभाष राणा जो कि पैरा निशानेबाजी के कोच हैं इनको दिया गया है। इसके अलावा निशानेबाजी की कोच दीपाली देशपांडे को यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा हॉकी के कोच संदीप सांगवांग को दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार और लाइफ टाइम श्रेणी में यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपके एस मुरलीधरन बैडमिंटन के कोच में यहाँ पर दिया गया है और फुटबॉल के कोच यहाँ पर आर्मांडो एग्नेलो कोलांको को यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टाइप का यहाँ पर आया था, द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वाज हेल्ड इन, यानी अंतरराष्ट्रीय बिग अलाइंड की पहली महासभा है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो मैं आपको बता दूं ये IBCA यानी कि अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की महासभा जो है ये जून 2025 में भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इस अलायंस का पहली महासभा ये थी जिसमें बाघ और शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसी 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
तो ऑप्शन बी आपका नई दिल्ली भारत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें IBCA यानी कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का जो 2025 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। और IBC की शुरुआत अगर पूछा जाए कब की गई थी, तो IBC की शुरुआत जो है ये वर्ष 2023 में किया गया था और इसका हेड क्वार्टर जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। तो ये फैक्ट भी आपको लर्न करते हुए चलना है। नेक्स्ट टाइप से आपसे आया था क्वेश्चन, इन द 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल वोमेन सिंगल मैच में किसको हराया गया था। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल फाइनल में विजेता कौन थी और किसे हराया था। तो मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया ने ओपन 2025 में मेडिसिन कीज ने यहां पर आर्याना सामालंका को यहां पर फाइनल में हराई थी। और ये किस ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये चारों यहाँ पर हो चुके हैं जो कि ग्रैंड स्लैम से आ गए हैं, लगातार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि यहाँ पर जनवरी से फरवरी के महीने में सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का जो खिताब है ये इटली के जेनिक सिनर ने जीता है। और वहीं पर महिला का जो ओपन खिताब है ये USA के मेडिसिन कीज ने जीता है। और फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का जो खिताब है ये कार्लोस एल्कराज कोको ने जीता है। और इसके अलावा महिलाओं की बात करें, महिला ने कोको काफ ने जीता है। और विंबलडन ओपन में पूछा जाए तो यहाँ पर पुरुष में विंबलडन ओपन का खिताब जो जैनिक सिंगर ने जीता है। और महिला ओपन का जो खिताब है ये इगा स्विटेक के द्वारा जीता गया है। और USA ओपन 2025 में पुरुष एकल का जो खिताब है ये कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। और वहीं पर USA महिला एकल का खिताब ये यहाँ पर आर्या सामालंका के द्वारा ये खिताब जीता गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था, इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स फॉर 2024 रिलीज्ड इन फरवरी 2025 इंडिया रिसीव्ड अ स्कोर ऑफ 2025 में प्रकाशित 2024 के CPI यानी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत को कितने अंक मिले थे। जो आपके चार ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए थे। मैं आपको बता दूं 2024 के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI के अनुसार भारत का स्कोर 38 था। अगर रैंक पूछे भारत का, इसमें जो रैंकिंग है वो 180 देशों में ये 96 के स्थान पर रहा था। तो ऑप्शन बी 38 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक पैमाना सूचकांक से कितने हैं, तो ये 0 से 100 तक है। जहाँ पर 0 जो है ये जो 0 सूचकांक है ये अत्यधिक भ्रष्ट माना जाता है। और जो 100 है ये बहुत स्वच्छ पैमाने पर देशों का रैंक करता है, दर्शाता है। इसके अलावा पहले 3 स्थानों की बात करें तो 2025 की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान पर देश रहा है जिसका स्कोर 90 था। और दूसरे स्थान पर फिनलैंड 88 और सिंगापुर में 84 जिसका स्कोर रहा था। सिंगापुर का जो स्कोर है ये आपका 84 है, फिनलैंड का 88 है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला पूछा गया था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस इज आल्सो नोन एज, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को यहां पर ये लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम यहां पर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी लॉ ऑफ इनर्शिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको कल भी बताया था न्यूटन के द्वारा 3 गति के नियम दिए गए थे, जिसमें पहले को जड़त्व का नियम, दूसरे नियम को संवेग का नियम और तीसरे नियम को ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। तो यहाँ पर ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं बात करूँ न्यूटन के प्रथम गति का नियम क्या बताता है, तो इसका जो यहाँ पर प्रथम गति का जो नियम है ये कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में या समान गति में चलती रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। यह आपका गति का प्रथम नियम बताता है। इसके उदाहरण की बात करें तो जब अचानक ब्रेक लगता है कार में तो यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो ये न्यूटन के प्रथम नियम के कारण ही होता है। मेज पर रखी किताब ये जो है न्यूटन के गति के पहले नियम का ही उदाहरण है, ये फैक्ट याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया था, रजिस्टिविटी इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर प्रतिरोधकता ये किसके साथ बढ़ती है, जहां पर ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं जो प्रतिरोधकता है ये किसी पदार्थ का एक आपका इंटेंसिटिक प्रॉपर्टी आंतरिक गुण है। और ये मेटल्स में जैसे कि यहाँ पर तापमान बढ़ता है वैसे वैसे परमाणुओं के कंपन बढ़ते जाते हैं और इसे इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में जो यहाँ पर रुकावट होती है
है, परिणाम स्वरूप ये होता है कि जो आपका रेजिस्टिविटी जो कि प्रतिरोधकता है ये बढ़ जाती है। प्रतिरोधकता ये लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि ये पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है, इसलिए सही उत्तर है तापमान की वृद्धि में। तो यहाँ पर ये आपको फैक्ट लर्न कर लेना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, प्रतिरोधकता ये तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो यहाँ पर ये किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो मैं आपको बता दूं, रदरफोर्ड जो है ये अल्फा कणों का जो उपयोग करके ये परमाणु के नाभिक की खोज की थी। और इन्होंने सोने की पन्नी प्रकीर्णन प्रयोग ने यहाँ पर दिखाया था कि परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान और धनात्मक आवेश जो है ये बहुत छोटे घने केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे ही नाभिक कहा जाता है, जो कि न्यूक्लियस कहा जाता है। यानी रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन है ये किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो ये एटॉमिक न्यूक्लियस यानी कि परमाणु नाभिक के लिए ये उत्तरदायी था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्मेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन में कितनी कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं, कोशिका विभाजन के प्रकार के आधार पर संतति कोशिकाओं की जो संख्या है ये अलग अलग होती है। जैसे कि माइटोसिस में अगर बात करें, समसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं आपकी बनती हैं, जबकि अर्धसूत्री यानी मियोसिस में अगर बात करें अर्धसूत्री विभाजन में तो एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं ये आपकी बनती हैं। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग में बात करूं, कोशिका विभाजन में कितनी कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं, माइटोसिस में 2 कोशिकाएं आपकी बनती हैं, मियोसिस में ये 4 आपकी बनती हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं, जब आप एक फुटबॉल को लात मारते हैं तो ये उड़ जाता है, लेकिन जब आप एक पत्थर को लात मारते हैं तब आप ऊंचे हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पत्थर होता है ये फुटबॉल से भारी होता है और भारी वस्तु का जो जड़त्व होता है ये ज्यादा होता है। और जब हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो उसका जो द्रव्यमान है वो कम हो जाता है और जड़त्व भी कम हो जाता है, इसलिए हमारी किक से लगाए गए जो बल हैं उस पर कार्य करता है और इसलिए वह आपका बड़ा विस्थापन दर्शाता है। लेकिन पत्थर के मामले में उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है और जड़त्व भी ज्यादा होता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक पत्थर को लात मारते हैं तो आप ऊंचे हो जाते हैं, तो ऐसा इसीलिए होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन आया था, विच टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्स बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के मध्य कौन सी अभिक्रिया होती है, जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के मध्य ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, जिससे बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप और सफेद अवच्छेद और सोडियम क्लोराइड ये प्रोडक्ट में बनता है। और मतलब कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट क्या बन रहा था, ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि आप बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड ये आपका यहाँ पर किसका प्रोडक्ट बना रहा है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक घुलनशील अवक्षेप भी यहाँ पर बनता है। इसके अलावा ये जो अभिक्रिया देख सकते हैं, इस अभिक्रिया में आपका प्रोडक्ट यानी उत्पाद क्या है, जिसमें सोडियम क्लोराइड जल में घुलनशील रहता है और वहीं बेरियम सल्फेट जो है ये जल में अघुलनशील होता है और ये विलयन से एक सफेद ठोस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से आया था कि हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर 1 साइकिल ऑफ बाइनरी फिजन। द्विखंडन के चक्र में कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं। ये द्विखंडन यानी कि बाइनरी फ्यूजन जो है ये आपका लैंगिक जनन का एक प्रकार है, जो सामान्यतः एक कोशिकीय जीवों जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इसमें पाया जाता है। और ये इस प्रकार की प्रक्रिया में एक जनक कोशिका पहले अपने आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए की प्रकृति बनती है और इसके बाद कोशिका 2 समान जेनेटिक भागों में विभाजित हो जाती है।
परिणाम स्वरूप एक द्विखंडन चक्र के बाद 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं, इसीलिए सही उत्तर 2 डॉटर सेल आपकी करेक्ट हो जाएंगी, यानी कि 2 डॉटर सेल आपकी बनती हैं, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम नेचुरली अकर्स इन विच स्टेट। सोना, चांदी और प्लेटिनम की प्रकृति ये किस अवस्था में पाई जाती हैं, जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं, सोना, चांदी और प्लेटिनम ये प्रकृति में ये फ्री स्टेट यानी कि मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और ये कभी कभी अगर एग्जाम में पूछा जाता है क्यों पाए जाते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो धातुएं हैं रासायनिक रूप से बहुत ही कम प्रतिक्रियाशील होती हैं और हवा, पानी या अन्य रसायनों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, जिससे वे अपने शुद्ध मौलिक रूप में बनी रहती हैं। इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहां पर फ्री स्टेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुक्त अवस्था। एक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था रिम्स का फुल फॉर्म, ये आपका रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता। अगर ये फुल फॉर्म दिया गया होगा तो ये वाला फुल फॉर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से आया था swelling in plants which cause a change in shape in due to a factor। पौधों में सूजन आती है जिससे आकार में परिवर्तन होता है, ये किसके कारण होता है। जहां पर ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो मैं आपको बता दूं, पौधे की कोशिकाओं में जब आपका ऑस्मोसिस यानी कि परासरण के द्वारा पानी प्रवेश करता है तो कोशिका फूल जाती हैं और इस अवस्था को टर्जिडिटी यानी कि तुगोर अवस्था कहा जाता है। टर्जिडिटी के कारण ये आपके पौधे सीधे और दृढ़ रहते हैं तथा आकार में परिवर्तित यानी कि स्वेलिंग दिखाई देने लगती है। ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाता है। इसलिए पौधों में सूजन और आकार परिवर्तन का मुख्य कारण बन जाता है जो इसका परासरण रहता है। ऑस्मोसिस यानी कि परासरण है, तो ऑस्मोसिस किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से आया था इन जुलाई 2025 विच वर्जन ऑफ मिसाइल डिप्लॉयड बाय डीआरडीओ वाज। तो ये आपका 2025 की जुलाई में डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश मिसाइल का कौन सा वर्जन लद्दाख में तैनात किया गया था, जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं, जुलाई 2025 में भारतीय सेना डीआरडीओ ने ये उच्च ऊंचाई यानी कि 1500 फीट पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का एक सफल परीक्षण किया गया है। तो ऑप्शन में आपका आकाश प्राइम दिया गया था, तो ऑप्शन सी आकाश प्राइम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आया था क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ वायलेट लाइट्स डायरेक्शन विच लाइट पासेस थ्रू आ प्रिज्म डिपेंड ऑन इट्स। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैगनी प्रकाश के विचलन की मात्रा ये किस पर निर्भर करती है। जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे, हालांकि मैं बता दूं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपके ऑप्शंस में नहीं दिया गया था, इस प्रकार से ऑप्शंस दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं, प्रिज्म प्रकाश का विचलन यानी कि अपवर्तनांक पर निर्भर करता है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये प्रकाश के वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य के साथ बदलता है और बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए उसके लिए अपवर्तनांक ये अधिक होता है और विचलन सबसे अधिक होता है। और एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम केवल प्रकाश की तीव्रता को प्रभावित करता है, बल्कि ये जो आयाम है ये विचलन को प्रभावित नहीं करता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, जो आपका बैंगनी यानी कि वैलिड प्रकाश की यहाँ पर मात्रा है वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, ना कि एम्पलीट्यूड, ना ही इंटेंसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसलिए ऑप्शन बी तरंग दैर्घ्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन आया था कि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आयाम निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता, जहां पर ये 4 ऑप्शन आए थे। तो देखिए एम्पलीट्यूड की अगर बात करें तो ये आपकी तरंग कणों के अधिकतम विस्थापन को दर्शाती है। ध्वनि तरंगों में आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही तेज सुनाई देती है, लाउड सुनाई देती है। इसलिए ध्वनि की प्रबलता यानी कि आयाम के सीधे समानुपाती होती है, लाउडनेस होती है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति होती है, जो पिच होती है ध्वनि की, ये प्रभावित नहीं यानी कि कम करती है, बल्कि आयाम को प्रभावित नहीं करता। इसके अलावा स्पीड, वेग यानी कि वेवलेंथ जो तरंग दैर्घ्य होती है ये आयाम के सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है। तो आयाम ध्वनि की प्रबलता यानी कि लाउडनेस के ये सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती हैं। तो ऑप्शन सी लाउडनेस और साउंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहा है विच हार्मोन्स आर रिलीज्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीयूष ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन्स निकलता है। तो पीयूष ग्रंथि से कई हार्मोन्स निकलते हैं जैसे कि वृद्धि हार्मोन्स यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स शामिल होते हैं जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से आया था if the stigma present of the tip of the style is removed before fertilization what will happen, यदि निषेचन से पहले वर्तिकाग्र जो कि वर्तिका के शीर्ष पर होता है उसको हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र जो होता है फूल का वह पार्ट होता है, भाग होता है जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स पहुंचकर चिपक जाते हैं और यहीं से आपके परागकण अंकुरित होकर परागनली यानी कि पॉलन ट्यूब बनाते हैं जो कि वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंच जाती हैं। और यदि निषेचन से पहले वर्तिका हटा दिया जाए यानी स्टिग्मा को चेंज कर दिया जाए तो परागकण चिपक नहीं पाएंगे और परागकण अंकुरित नहीं होंगे और परागनली में नहीं आपकी बनेगी परागनली। परिणाम स्वरूप ये होगा कि जो फर्टिलाइजेशन है निषेचन है ये संभव नहीं होगा। इसलिए वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा हटाने पर न परागकण अंकुरित होगा और न ही आपका निषेचन होगा। इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ऑप्शन सी जिन्होंने ने लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन आया था When resistance increase which of the following occurs, जब प्रतिरोध बढ़ता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है। तो जब प्रतिरोध बढ़ता है जहां पर ये 4 ऑप्शन दिए गए थे तो जो आपका टेम्परेचर है ये भी इंक्रीज हो जाता है यानी कि तापमान में वृद्धि हो जाती है देखने को मिलती है। ऑप्शन ए यहाँ पर तापमान में वृद्धि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका फार्मूला याद कर लेना जो मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल V=IR, ये फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में न्यूमेरिकल अगली शिफ्ट में पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय अ वीक बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड, कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल से बने विलयन का पीएच मान ये क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे आप सभी को। मैं आपको बता दूं वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड की जो अभिक्रिया है ये लवण से बनता है यानी लवण बनाता है और ये अम्लीय यानी कि एसिटिक प्रकृति का होता है और मिश्रण का पीएच मान 7 से कम होता है यानी कि जो मिश्रण होगा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो मिश्रण होगा ये आपका इसका पीएच मान 7 से कम देगा। तो लेस देन 7 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर टाइप करना छोड़ दिया लाइसोसोम का वर्क आप लोग देख लीजिएगा और कुछ जो है क्वेश्चन छूटे हैं जो कि क्लियर नहीं थे तो आप लोग उस क्वेश्चंस को जो है रिपीट कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ है, कुछ क्वेश्चन छूटने को मिले हैं और मैथ के क्वेश्चन में आपको संडे को करवाऊंगा। संडे को सारे के सारे जितने शिफ्ट के आधारित मैथ के क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चंस करवा दूंगा और जितने भी क्वेश्चन मुझे हमारे तक पहुंचे हैं वो सभी क्वेश्चंस मैंने आज के सेशन में करवा दिया। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एनालिसिस में शिफ्ट नंबर 2 एनालिसिस में। जो भी स्टूडेंट पीडीएफ मांगते हैं तो पीडीएफ मांगने से पहले कमेंट बॉक्स में नंबर अपना डाल दें, मैं ऑटोमेटिक वहां पर कमेंट दे करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और नंबर वहां से हटवा भी दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये एनालिसिस कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।